कहानी हमारे मुख्य नायक मो फन से शुरू होती है, जो तीसरे वर्ष का जूनियर हाई छात्र है। वह प्रवेश परीक्षा को लेकर घबराया हुआ था, पर कक्षा में कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि क्योंकि विषय जादू था। इस अकादमी में तीसरी कक्षा के छात्र जल्द ही जादू के स्कूल में जाएंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें कठिन परीक्षा पास करनी होगी। मो फन बताता है कि उसे पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला, क्योंकि 3 महीने पहले वह पहाड़ों में सो रहा था, जहां एक रहस्यमय बुजुर्ग ने उसे एक हार दिया। अब उसके सहपाठी उसे चिढ़ाते हैं, क्योंकि वह शायद पास नहीं होगा, और कक्षा में सबसे कमजोर होने के लिए उसे शर्मिंदा करते हैं। फिर हमारा परिचय मुबाई नाम के एक लड़के से होता है, जो मो फन का पूरा उलट है और अपनी कक्षा में सबसे लोकप्रिय है। साथ ही एक ऐसे परिवार का हिस्सा है जो बर्फ के जादू में माहिर है। स्कूल के बाद उसके पिता बाहर इंतजार कर रहे हैं, और हालांकि वे हमेशा बहुत विनम्र रहे हैं और बेटे की भलाई के लिए जो भी जरूरी हो वो करते हैं, फिर भी वे बेटे के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि उसके ग्रेड कम हैं और जादू के स्कूल में जाने के लिए पर्याप्त अंक नहीं है। लेकिन वे बेटे को बताते हैं कि उन्होंने उसे डिलीवरी ड्राइवर की नौकरी दिलवाई है, जो वह जादू की जगह कर सकता है। पर मो फन पिता से विनती करता है और वादा करता है कि वह स्कूल में जाने के लिए और मेहनत करेगा। तो पिता उसे चिंता न करने को कहते हैं और कहते हैं कि वे हर संभव कोशिश करेंगे ताकि वह जादू के स्कूल में जा सके। दोस्त के साथ घर लौटते वक्त मो फन ने अपने पिता को अपने बॉस से बात करते देखा। वे म्यू परिवार के मुखिया हैं, जो शहर के सबसे अमीर और ताकतवर लोग हैं। हालांकि इस परिवार का व्यवहार अपमानजनक है, खासकर मो फन के परिवार के साथ। एक फ्लैशबैक दृश्य में हम देखते हैं कि वे म्यू परिवार को लंबे समय से जानते हैं, और जब मो फन छोटा था तो उसने म्यू परिवार की बेटी के साथ बहुत समय बिताया। फिर एक दिन बेटी अपने परिवार से भागना चाहती थी, क्योंकि वह उनके काम करने के तरीके से सहमत नहीं थी। इसलिए वह चुपके से निकलती है और मो फन से भागने में मदद मांगती है। लेकिन वे बॉस द्वारा पकड़े गए और उसने मो फन के पिता को उनके कार्यों के लिए दंडित किया। अब हम वर्तमान में लौटते हैं, और बॉस ने कहा कि वह उसके बेटे के भविष्य में मदद करेगा और सुनिश्चित करेगा कि वह जादू के स्कूल में जाए, लेकिन केवल उनके घर और बंधक के बदले में, ताकि वह इसे अपनी जमीन बना सके। उसके पिता तब अपना घर छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, ताकि मो फन को जादूगर बनने का मौका मिल सके। बाद में जब वह अपने बेटे को यह खबर देता है, तो मो फन जादू के स्कूल जाने की बात सुनकर बहुत खुश होता है। लेकिन उसके पिता यह नहीं बताते कि उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। इसके बजाय वो मो फन को बताता है कि जादू अकादमी में जाने के बाद वो घर किराए पर देगा। पर मो फन सच जानता है, क्योंकि उसने उसे बॉस से बात करते देखा था। अगले दिन सब जादू स्कूल का पहला दिन शुरू करते हैं, जहां सभी छात्रों को अपनी तत्व शक्तियां जगानी होंगी। कुछ छात्र जागरण के बाद मिलने वाली तत्व शक्तियों पर चर्चा करते हैं और कहते हैं कि बिजली और आग सबसे दुर्लभ शक्तियां हैं। शिक्षक सबको एक बैज देता है, जो शक्ति मिलने पर उनके तत्व के अनुसार चमकेगा, जैसे हरा हवा के लिए, लाल आग के लिए, नीला बर्फ के लिए और सोना प्रकाश के लिए है। दूसरे छात्र मो फन का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो अकेला है जो परीक्षा पास नहीं कर पाया, और कहते हैं कि अगर वो जाग न पाए तो हैरान न हो। हर छात्र को पत्थर पर हाथ रखना होगा, जो उनकी तत्व शक्ति को प्रकट करेगा। मोबाई पहले पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें बर्फ की शक्ति मिली, जैसे उनके परिवार को। मौलिक शक्ति पाने पर बैज पर सितारे आपकी क्षमता का स्तर दिखाएंगे। ज्यादातर लोगों के पास शुरू में कम सितारे होते हैं, पर मोबाई के पास एक है, जो उनकी मजबूत क्षमता दर्शाता है। अन्य छात्र बारी बारी से पत्थर का उपयोग करते हैं। जब शिक्षक मो फन को बुलाते हैं तो सब हंसते हैं कि उसे सबसे खराब शक्ति मिलेगी। फिर मो फन आगे आता है, कक्षा के सामने खड़ा होता है और पत्थर पर हाथ रखता है। दूसरे अभी भी हंस रहे हैं, क्योंकि वह पत्थर का उपयोग नहीं जानता, पर शिक्षक उसकी मदद करते हैं। कुछ देर बाद कुछ भी नहीं होता। तभी पूरी कक्षा बगल के कमरे से विचलित हो जाती है, क्योंकि वहां एक छात्र को बैंगनी शक्ति यानी बिजली मिली है। इसे आग के तत्व के साथ सबसे दुर्लभ क्षमता माना जाता है। जब सब कक्षा छोड़ रहे थे, मो फन ने आंखें बंद की और पत्थर बैंगनी और लाल रंग से चमका, जो दर्शाता है कि मो फन ने न सिर्फ अग्नि तत्व बल्कि बिजली की शक्ति भी हासिल की, जो पहले कभी नहीं देखा गया। उसे स्कूल का सबसे शक्तिशाली छात्र बना दिया। हालांकि किसी ने यह नहीं देखा, क्योंकि वे पड़ोसी छात्र से व्यस्त थे, जिसने भी बिजली की शक्ति पाई, पर सबने देखा कि मो फन ने अग्नि तत्व पाया। शिक्षक ने उसे बधाई दी और अन्य छात्र हैरान थे, क्योंकि वे सोचते थे कि उसे सबसे खराब तत्व मिलेगा। मो फन मन ही मन हंसने लगा, क्योंकि वह जानता था कि उसने बिजली की शक्ति पाई है, पर सब सोचते हैं कि उसके पास सिर्फ अग्नि तत्व है। 2 महीने बाद शिक्षक ने छात्रों को बताया कि 7 तारे दिखेंगे जब वे जाग जाएंगे, और उन्हें ध्यान लगाकर तारों को नियंत्रित करना सीखना होगा, ताकि वे एक तारा पथ बना सकें जो उन्हें पूरी शक्ति खोलने देगा। शिक्षक ने मुबाई से तारों को संरेखित करने का प्रदर्शन करने को कहा, क्योंकि मुबाई के पास पहले से ही 5 तारे थे, जो उसे सर्वोच्च रैंकिंग वाला छात्र बनाता है।
कक्षा में एक छात्र। लेकिन मो फन के पास सिर्फ एक तारा है। सब उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो अपने तत्व में कोई प्रगति नहीं कर पाया और कहते हैं कि वो कक्षा के लिए शर्म की बात है। पर उसके बैज पर एक ही तारा इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ उसके अग्नि तत्व को दर्शाता है, न कि बिजली की शक्ति को, जो 6 तारों पर है और उसे अभी 7वें तारे में महारत हासिल करनी है। बाद में मो फन पार्क में अपनी बहन से मिलता है। उसकी बहन व्हील चेयर के बिना ठीक से नहीं चल सकती, पर मो फन देखता है कि गुंडों ने व्हील चेयर ले ली और उसकी बहन का मजाक उड़ा रहे हैं। वो गुंडों से व्हील चेयर मांगता है, पर वे उसे भगा देते हैं और धमकी देते हैं कि उसे भी अपंग बना देंगे। वो गुस्से में आ जाता है और तारों की शक्ति से अपनी पूरी क्षमता खोलकर स्टार पथ बनाता है, जिससे 7वां तारा सक्रिय हो जाता है। मो फन बिजली की शक्ति से गुंडों पर हमला करता है, जो दया मांगते हुए डर से भाग जाते हैं। मुबाई परिवार के मुखिया से मिलता है। वे उसकी 5 सितारा क्षमताओं पर चर्चा करते हैं और मुखिया मुबाई की प्रगति पर गर्व करता है। वह मुबाई से मो फन के बारे में पूछता है। मुबाई बताता है कि मो फन केवल 1 सितारा है और स्कूल का सबसे खराब जादूगर माना जाता है। मुखिया मुबाई को कहता है कि उन्हें मो फन को कक्षा से निकालने और अगली परीक्षा में फेल करने का तरीका खोजना होगा। अगले दिन मुबाई उससे पूछता है कि वह मो फन को स्कूल से कैसे निकालेगा। वह जवाब देता है कि वह एक छोटे पत्थर का इस्तेमाल करेगा जो जादुई पत्थर है और ऊर्जा सोख सकता है। वे इसका उपयोग मो फन को अगली परीक्षा में डी से भी खराब ग्रेड दिलाने के लिए करेंगे। लेकिन उनकी योजना शायद सफल न हो, क्योंकि मो फैन अपनी अग्नि शक्ति का अभ्यास कर रहा है और 5 सितारे की क्षमता रखता है। पर वह कहता है कि यह अभी भी पर्याप्त नहीं है और उसकी अग्नि ऊर्जा कम है, इसलिए वह पहले से कहीं ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है। म्यू परिवार को यह साबित करने के लिए कि वह एक योग्य जादूगर है और जादू के स्कूल में रहने का हकदार है। जादू परीक्षा का दिन आ गया है और शिक्षक बताते हैं कि वे यह जांचेंगे कि पिछले कुछ महीनों में वे कितने शक्तिशाली हुए हैं। अपनी शक्तियों का परीक्षण करने के लिए वे एक क्रिस्टल बॉल का उपयोग करेंगे जो उनकी शक्ति का स्तर निर्धारित कर सकता है, क्योंकि गेंद चमकेगी और अगर यह सही मात्रा में चमकती है तो वे पर्याप्त शक्तिशाली हो गए हैं। सभी छात्र पंक्तिबद्ध होकर अपनी शक्तियों का परीक्षण शुरू करते हैं। स्कूल की सबसे उत्कृष्ट छात्रा म्यू निंग जू को अन्य छात्रों से पहले परीक्षा का प्रदर्शन करने के लिए चुना गया है। वह क्रिस्टल का उपयोग करती है और यह उसके बर्फ जादू की शक्ति दिखाता है जो अन्य छात्रों को चौंका देता है। सभी बारी बारी से गेंद का उपयोग करके अपनी शक्ति के स्तर को प्रकट करते हैं। कुछ को बी और ए ग्रेड मिलता है। फिर मुबाई की बारी आती है और वह ग्रेड एस तक पहुंच जाता है, जो सर्वोच्च ग्रेड है। फिर मोफन का नाम पुकारा जाता है शक्ति परीक्षण के लिए, और जब उसे बुलाया जाता है, बॉस परीक्षक को क्रिस्टल बॉल के नीचे जादुई पत्थर रखने को कहता है, जिससे मोफन को सिर्फ बी ग्रेड मिलता है। मोफन को शक का है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी शक्ति इससे कहीं ज्यादा है। तो मोफन फिर से गेंद का इस्तेमाल करता है और इस बार वो पत्थर तोड़ देता है। मोफन की दूसरी कोशिश देखकर उसके नए शिक्षक को लगता है कि क्रिस्टल में कुछ गड़बड़ है और वो कहते हैं कि यह खराब होना चाहिए, तो निरीक्षक इसे बदल देता है और गेंद बदलने पर हम आखिरकार मोफन की असली शक्ति देखते हैं और उसे एस स्कोर मिलता है, जिससे उसके सहपाठी गर्वित होते हैं। वह परीक्षकों से यह भी कहता है कि वह वैकल्पिक परीक्षा भी देना चाहता है और यहाँ वह अपने सहपाठियों को चौंका देता है, क्योंकि वे उसकी अग्नि तत्व की असली शक्तियों को देखते हैं और अब वह अपनी कक्षा में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। उसके बाद म्यू परिवार के मुखिया मुझो ने मोफन को एस रेटिंग पाने पर सम्मान और प्रशंसा के प्रतीक स्वरूप एक अंगूठी दी और उन्होंने मोफन से कहा कि वह सभी पारिवारिक मतभेदों को भुलाकर उनके लिए काम करे और म्यू परिवार का प्रतिनिधित्व करे। लेकिन मोफन ने यह मौका लेकर उन्हें बताया कि वह और उनका पूरा परिवार बिल्कुल नीच हैं, जो दूसरों का अपमान करते हैं, जैसा उन्होंने उसके पिता के साथ किया था। शिक्षक ने मोफन को शांत होने और मुजुनो से माफी मांगने को कहा, पर मोफन ने कहा वह माफी नहीं मांगेगा और उन सब बातों का जिक्र किया जो म्यू परिवार ने 3 साल पहले उनके साथ किया था। म्यू परिवार ने शिक्षक से कहा कि उसे मेहमानों से बदतमीजी करने पर निकाल देना चाहिए, पर शिक्षक ने कहा सिर्फ बहस के लिए उसे निकाला नहीं जा सकता जब तक यह हद से ज्यादा न हो जाए। तो मू बाई ने मोफन को द्वंद्व युद्ध की चुनौती दी और म्यू परिवार के मुखिया ने कहा कि वह उनके साथ नहीं बल्कि उनके गोद लिए बेटे युआन से लड़ेगा और मोफन ने द्वंद्व युद्ध स्वीकार कर लिया। हालांकि यह द्वंद्व 2 साल बाद ही हो सकता है, क्योंकि वे अभी छोटे हैं और स्कूल अनुमति नहीं देगा। 2 साल बाद नया सेमेस्टर शुरू होता है। प्रोफेसर उन्हें कुलीन कक्षा में स्वागत करते हैं, जो सिर्फ टॉप मेज के लिए है, जहां छात्रों को जादुई EQ मिलेंगे। इससे उनका प्रशिक्षण बहुत बेहतर होगा। कक्षा के टॉप 4 छात्रों को EQ इस्तेमाल करने के लिए 1 महीना मिलेगा। लेकिन शिक्षक मोफन को बताते हैं कि मू परिवार से झगड़े के कारण उसे EQ सिर्फ 10 दिन के लिए मिलेगा। पर मोफन के पास एक और EQ है जो उस बूढ़े आदमी ने उसे दिया था। उसकी शिक्षिका मिस तांग यू मोफन से मिलती है। वह बताता है कि यह हार सबसे शक्तिशाली अवशेष है जो विलुप्त माना जाता था। उन्होंने बताया कि यह हार एक विकासशील EQ है जो सभी प्रकार की आत्माओं को सोख लेता है।
और आत्माओं को और अपनी क्षमताओं को बढ़ाता है, इसीलिए उसे इसे संजोना चाहिए। छात्र बुनियादी प्रशिक्षण के लिए सेना के नेता से मिलने पहाड़ों में जाते हैं, या ऐसा उन्होंने सोचा, क्योंकि सेना का नेता इन छात्रों को एक अभ्यास में शामिल करना चाहता है जिसे शिकार कार्यक्रम कहा जाता है, जहां ये छात्र असली दुश्मनों का शिकार करेंगे और अपने जादूगर कौशल का परीक्षण करेंगे। तो मोफन और अन्य विभिन्न कार्य पूरे करते हैं जब तक वे एक गुफा तक नहीं पहुंचते। सेना के नेता ने उन्हें एक कंगन लाने को कहा जो गुफा में खो गया था, पर अंदर एक आंख वाले भेड़िए छिपे हैं। कमांडर ने उन्हें बताया कि यह गुफा में एक आंख वाला भेड़िया था, पर यह झूठ था, क्योंकि वास्तव में यह आत्मा भेड़िया है जो छात्रों पर नरम रहने के आदेश के तहत है, ताकि उनके कौशल का पूरी तरह से परीक्षण किया जा सके। वे सभी गुफा के अंदर जाते हैं और अंत में विशाल भेड़िए का सामना करते हैं। मुबाई को छोड़कर अधिकांश छात्र डरे हुए हैं। वह बर्फ का जादू इस्तेमाल करता है, पर राक्षस को ज्यादा नुकसान नहीं होता। मोफन एक बहादुर लड़की की मदद करता है जो जानवर के सामने आती है। वह जानता था कि वह इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, इसलिए उसे गुफा से बाहर ले जाता है। लेकिन वही लड़की अपनी ताकत साबित करने के लिए फिर से अंदर भाग जाती है। उसका दूसरा प्रयास भी राक्षस को नुकसान नहीं पहुंचाता। बिजली की शक्ति वाला छात्र उसे समय पर बचा लेता है। मुबाई भी दूसरा प्रयास करता है, लेकिन वह जमीन पर गिर जाता है। तभी मोफन गुफा में प्रवेश करता है और अपने सितारों को सक्रिय करके अपने जादू का परीक्षण करता है। वह राक्षस पर आग के गोले बरसाता है। इससे प्रज्वलन का नया स्तर खुलता है और वह स्तर 2 प्रज्वलन पर पहुंच जाता है। ऊपर से देख रहे शिक्षक इस बात से चकित रह जाते हैं। कमांडर अन्य शिक्षकों को बताता है कि भेड़िया अब उसके आदेश नहीं मान रहा और वह उसे काबू नहीं कर पा रहा। छात्र खतरे में हैं, इसलिए वे उन्हें बचाने जाते हैं। जानवर बेकाबू हो गया था, इसलिए मोफन और उसका दोस्त झांगजियो अन्य छात्रों की रक्षा के लिए उसे गुफा में ले गए। जब वे दोनों उसे अंदर ले जाते हैं तो जानवर ने झांगजियो पर हमला कर दिया और उसे गिरा दिया। तब पहली बार मोफन ने आत्मा भेड़िए को हराने के लिए अपनी दोनों शक्तियों का संयोजन किया। जानवर को मारने के बाद उसका हार आत्मा की सारी ऊर्जा सोखने लगता है, जिससे वह और भी शक्तिशाली हो जाता है। उसका शिक्षक कहता है कि वह हैरान है कि एक छात्र भेड़िए को हरा सका, क्योंकि आत्मा भेड़िए की शक्ति असली एक आंख वाले भेड़िए जितनी ही है। काम पूरा होने पर मोफन की वजह से सभी छात्रों को परीक्षा में A ग्रेड मिलेगा, लेकिन मोफन प्रशंसा की परवाह नहीं करता, क्योंकि वह अपनी असली शक्ति जगाने पर ध्यान दे रहा है। जब उसने राक्षस को हराया तो उसने स्तर 2 की आग को अनलॉक किया और पाया कि यह कितनी शक्तिशाली थी। अब वह अपनी बिजली की शक्ति को भी उसी स्तर 2 तक पहुंचाना चाहता है। उसे मिस यांग की बताई हर बात याद है, खासकर हार के बारे में, जो कई आत्माओं को सोख सकता है। वह हार को और विकसित करने के लिए शिकारी बनने का फैसला करता है ताकि अपनी शक्तियां बढ़ा सके। इसलिए मोफन शिकारियों की टीम में शामिल होने के लिए शहर जाता है। वह शिकारी हॉल में जाकर किसी अजनबी से पूछता है कि शहर के शिकारियों में कैसे शामिल हुआ जाए। वह बताता है कि एक लंबी प्रतीक्षा सूची है और कम से कम अग्नि शक्ति वाले जादूगर ही स्वीकार किए जाते हैं। मोफन बिजली की शक्ति के बारे में पूछता है, पर वह आदमी कहता है कि झूठ मत बोलो, सच बताओ। वह आदमी मानता है कि मोफन के पास सचमुच बिजली की शक्ति नहीं है और बताता है कि यह 1000 में 1 को मिलती है। इसलिए मोफन उस आदमी से बात करते करते वहां से चला जाता है। शिकारियों का नेता थक गया है उन सभी निम्न श्रेणी के जादूगरों से जो शहर के शिकारियों के लिए आवेदन करते हैं, और अपने सहयोगियों से केवल अनुभवी शिकारियों को लाने के लिए कहता है। फिर वे मोफन से उसका शिकारी प्रमाण पत्र मांगते हैं, जिस पर वह कहता है कि उसके पास नहीं है। तो वे उसे जाने को कहते हैं, क्योंकि वे केवल अनुभवी शिकारी चाहते हैं, नौसिखिए नहीं। वह उन्हें बताता है कि वह बिजली का जादूगर है और उन्हें चौंका देता है, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा दुर्लभ जादूगर नहीं देखा। वे उसे साबित करने को कहते हैं और वह अपनी बिजली से तारों का पथ बनाता है। वह खुद को फैनमो के रूप में पेश करता है। फिर वह नेता से मिलता है जो उसे शहर के शिकारियों में शामिल कर लेता है और बताता है कि एक स्कूल में राक्षसों ने हमला किया है, पर वे मोफन को पीछे रहने को कहते हैं क्योंकि वह नया है, लेकिन वह कहता है कि वह इस मिशन पर उनके साथ जाना चाहता है। मोफन को पता चलता है कि राक्षसों द्वारा आक्रमित स्कूल उसकी बहन का है। वह उसे फोन करता है और वह बताती है कि वह ठीक है, पर अन्य छात्र राक्षसों द्वारा ले जाए गए हैं। मोफन घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू करता है और जल्द ही एक शक्तिशाली एकांक राक्षस से भिड़ जाता है। वह राक्षस से लड़ता है और सौभाग्य से बाकी टीम आ जाती है, जो अपनी कुशल शिकारी क्षमताओं का प्रदर्शन करती है। तभी समूह की सबसे छोटी सदस्य अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए गलती करती है, पर मोफन की बिजली शक्ति से राक्षस को हरा दिया जाता है। राक्षस पूरी तरह से पंगु हो जाता है, जिससे लड़की को चोट लगने से बचाया जाता है। वे सभी मोफन को धन्यवाद देते हैं और उसे टीम का हिस्सा बना लेते हैं। मोफन समूह में अच्छी तरह से घुल मिल जाता है और एक सम्मानित शिकारी बन जाता है। म्यू परिवार युएंग नामक सबसे शक्तिशाली पुरुष बर्फ जादूगर को तैयार कर रहा है, जो मोफन से द्वंद्व करेगा। योंग पूछता है क्यों उसे चुना गया। बॉस बताता है कि यह मोफन की वयस्कता का जश्न है और पूरा परिवार आमंत्रित है। इस बीच स्कूल में उसकी सहपाठी जूमिन मोफन को स्कूल के बाद मिलने को कहती है। वह बताती है कि उसने अजीब घटनाओं के बारे में कहानियां सुनी है।
इस परिसर में कुछ हो रहा था और वह कक्षा के सबसे शक्तिशाली जादूगर के साथ जांच करना चाहती थी, जिसके लिए वह मान जाता है और उसकी मदद करता है। उन्हें एक और एक आंख वाला भेड़िया मिलता है, लेकिन यह अलग था। वह बताता है कि यही वह असली भेड़िया है जिसे शहर के शिकारी खोज रहे थे। उसने मिन से कहा कि वह टीम को स्थान बताएगा, लेकिन जू मिन ने पहले ही पुलिस को बुला लिया था। भेड़िए ने फोन की आवाज सुनी और तुरंत उनका पीछा करने लगा, इसलिए मोफन राक्षस से निपटने के लिए हर संभव प्रयास करता है। हालांकि कई शक्तिशाली हमलों के बावजूद वह जानवर को मार नहीं पाता। तभी शहर के शिकारियों में से एक काई तांग वहां पहुंचता है। वह एक बर्फ की जादूगर है जो मू परिवार की भी सदस्य है। फिर मिंजू ने उसे मोफन के बारे में बताया जो भेड़िए से लड़ रहा था। वे तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंचे और भेड़िए को रोक दिया। काई तांग मोफन को याद करता है क्योंकि उसने उसे छोटे में खिड़की से देखा था। फिर उसने युआन को बताया कि मोफन जादू स्कूल जाता है और चाचा का अपमान किया। युआन हैरान है कि उसने मोफन को पहली बार देखा जिससे वह द्वंद्व करेगा। जब मोफन भागा, उसने शहर के शिकारियों को बुलाया और कहा कि भेड़िए को पकड़ा, पर फन मो की बिजली चाहिए। वहां पहुंचकर वह अन्य शिकारियों से मिला जो उसे भेड़िए पर बिजली का उपयोग करने को कहते हैं। लेकिन अपनी शक्ति का उपयोग करने के बाद भेड़िया लाल होकर जनरल क्लास में बदल जाता है और मजबूत हो जाता है। कुछ लोग पीछे हटने को तैयार हैं क्योंकि स्थिति उसके पक्ष में है, पर कप्तान जोर देता है कि उन्हें कम से कम इसे हराने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर वे कुछ नहीं करेंगे तो कई लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। यह वो क्षण है जब वे सब एकजुट होकर अपनी पूरी शक्ति से उस जानवर को काबू में करने की कोशिश करते हैं जो काफी मजबूत निकलता है। हालांकि वे अनुभवी जादूगर हैं, फिर भी भेड़िया अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है। इसके बाद वे समूह में एकत्र होते हैं और मोफन भेड़िए को स्तब्ध करने के लिए बिजली की शक्ति का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वह कुछ देर तक इसे बनाए रखता है, लेकिन यह जानवर के लिए कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि यह भेड़िया उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तो उनकी एकमात्र उम्मीद यह व्यक्ति है जो अचानक कहीं से प्रकट होता है। वह एशिया का सबसे शक्तिशाली जल जादूगर है जिसका नाम है श्री योंग। श्री योंग अपनी उन्नत जल शक्ति से जानवर को खत्म करते हैं और मोफन की वीरता की प्रशंसा करते हैं जो एक आंख वाले भेड़िए का सामना करने का साहस जुटाता है। बाद में मोफन भेड़िए की आत्मा को अवशोषित करके एक नया शक्ति स्तर प्राप्त करता है। जल्द ही युआंग के खिलाफ उसकी लड़ाई का दिन आता है और निर्देशक उसे प्रोत्साहित करता है, लेकिन साथ ही वह चिंतित भी है। चूंकि उसे जीत का भरोसा नहीं, निर्देशक उसे इस प्रतियोगिता का असली उद्देश्य बताता है, जो विजेता के लिए एक विशेष इनाम है। उन्हें पवित्र वसंत तक पहुंच मिलेगी, एक ऐसा क्षेत्र जहां जादूगर कौशल को तेजी से बेहतर बनाया जा सकता है। इससे मोफन को समझ आता है कि मिस्टर योंग इतने शक्तिशाली कैसे थे, क्योंकि वे उच्च स्तर के जादूगर बनने के लिए पवित्र वसंत गए होंगे। अब मोफन इस प्रतियोगिता जीतने पर उत्सुक है, लेकिन लगता है किसी को उस पर भरोसा नहीं है। वह अपनी बचपन की दोस्त से बात करता है जो उसे कहती है कि कल न आए, क्योंकि युआंग नहीं रुकेगा और वह उसे चोट नहीं देखना चाहती। लेकिन मोफन उसे बताता है कि युआंग को डरना चाहिए, क्योंकि वह कल के लिए पूरी तरह तैयार है। उसने कहा कि वह अपने सम्मान के लिए लड़ने और उस परिवार को हराने का इंतजार कर रहा था जिसने कई सालों से उसके पिता को अपमानित किया है। द्वंद्व का दिन आता है और मोफन सम्मेलन स्थल पहुंचता है, जहां शहर के सभी प्रमुख लोग युआंग के वयस्क होने का गवाह बनने आएंगे। सभी मेहमान बाहर आते हैं और मोफन काई तांग से मिलता है, जो उसे डांटता है कि वह लाल कालीन पर चलकर वीआईपी की तरह व्यवहार न करे। मोफन भूल गया कि वे नहीं जानते कि वह उनका मित्र फैन मो है, जो शहर के शिकारियों का हिस्सा है। मोफन अकेला आया था, लेकिन उसके कुछ दोस्त भी आ पहुंचे, जिनमें उसके सहपाठी, प्रशिक्षण कार्यक्रम के सेना प्रमुख और उसके पिता शामिल हैं। सभी उसका समर्थन करने आए हैं। हालांकि ज्यादातर जानते थे कि वह नहीं जीतेगा। वे दोनों हाथ मिलाते हैं और द्वंद्व शुरू हो जाता है। दोनों अद्भुत शक्ति दिखाते हैं, लेकिन चूंकि युआंग मू परिवार का है, उसके पास विशेष जादुई उपकरण है जो उसे अविश्वसनीय रूप से तेज बनाते हैं, जिससे मोफन को एक भी वार करना मुश्किल हो जाता है। युआंग उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसकी स्तर 3 बर्फ शक्ति मोफन के स्तर 2 अग्नि से मजबूत है और उस पर बर्फीला तूफान छोड़ता है। तब मोफन को याद आता है शिकारियों के शहर का प्रशिक्षण, जहां वह भेड़िए की आत्मा को आत्मसात करता है और सप्त तारों को संरेखित कर अपनी सच्ची अग्निशक्ति जगाता है, जिससे वह रचता है। उसके चारों ओर आग का गोला बनाता है जो उसे बर्फीले तूफान से बचाता है। फिर वह आग विस्फोट से युआन को गिरा देता है। हालांकि युआन उठ जाता है और कहता है कि मोफन भाग्यशाली है कि उसने स्तर 3 की शक्ति पाई, वरना वह कभी नहीं जीत पाता। वह बताता है कि वह विशेष कवच के कारण इतना मजबूत है, जिस पर म्यू परिवार का नेता हैरान है कि मोफन जैसे व्यक्ति के खिलाफ इसका उपयोग किया जा रहा है। भीड़ कहती है कि युआन के कवच के कारण मुकाबला अनुचित है और सेना का नेता भी मोफन को तुरंत हार मानने को कहता है। युआन बताता है कि कवच उसके पिता का उपहार था और कहता है कि मोफन के पिता उसे ऐसा कुछ कभी नहीं खरीद सकते थे और उसे गरीब बच्चा कहकर द्वंद्व छोड़ने को कहता है।
लेकिन मोफन को याद आता है कि उसके पिता ने उसे जादू के स्कूल में भेजने के लिए क्या किया था और वह अपनी पूरी बिजली की शक्ति दिखाता है और पहली बार पता चलता है कि वह दोहरे तत्व का जादूगर है। इस बार वह शक्तियों को मिलाकर युआन का कवच तोड़ देता है और मोफन की अप्रत्याशित पर शानदार जीत होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं दूसरे सीजन की समीक्षा करूं तो कृपया नीचे टिप्पणी करें और देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल चालू करें ताकि कोई वीडियो न छूटे। अगली बार तक दोस्तों अपना ख्याल रखना।